बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मेरी हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। अमित शाह का वो बयान जिस पर अब जम्मू कश्मीर से रिएक्शन आने शुरू हो गई हैं, क्योंकि अमित शाह ने कहा कि जब आरजी लफ्ज 370 के साथ जोड़ा गया तो उसके बाद इसे परमानेंट क्यों नहीं बनाया गया। और उन्होंने ये कहा कि उससे पहले जो डेलिब्रेशन हुई है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई फोटो स्टेट तक नहीं है, लेकिन इस पर रिएक्शन आना शुरू हो गया। वो हम पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो आज बडगाम के अंदर किसान संपर्क अभियान के एक तकरीब में थे, हालांकि ये किसान संपर्क अभियान मुख्तलिफ अजला में इस निस्बत से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, और ऐसी ही तकरीब आज जिला बडगाम के अंदर भी मुनक्कद की गई है। और इस तकरीब में मुख्तलिफ अफसरान, जो आला सतही अफसरान थे, वो यहां पर मौजूद थे। लेकिन इस दौरान यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किसानों से ज्यादा जम्मू कश्मीर के जनरल पब्लिक की बात कही है, और इसमें उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के दौरान यहां पर तरक्याती सरगर्मियां हुई हैं उसका उन्होंने खुलासा पेश किया। कौन सा खुलासा पेश किया वो हम एक एक पॉइंट यानी नुक्ता ब नुक्ता आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के प्रोजेक्ट हमारे पास हैं। यानी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के प्रोजेक्ट हैं, यानी जिसके प्रपोजल्स आए हैं, और अभी तक 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी जमीन पर हो चुकी है या हो रही है, यानी जिसका एग्जीक्यूशन हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए का एग्जीक्यूशन जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे हो रहा है, और इस निस्बत से अलग अलग प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे हैं, ये मनोज सिन्हा साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि जमीन की दिक्कत है, यानी यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है उसमें कुछ दिक्कतें हैं, पुराने कानून की वजह से कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें बदलने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि आज तक जो जमीन की निस्बत से जो कानून बदले गए हैं, तरमीम लाई गई है, कोई चेंज लाई गई है, उसमें हमने देखा कि कश्मीर की जो पॉलिटिकल या जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल तंजीमें हैं या लीडरान हैं, उन्होंने वक्त ब वक्त उस निस्बत से अपना नुक्ता नजर भी सामने रखा और तनकीद भी की है। लेकिन मनोज सिन्हा का कहना है कि पुराने कानून की वजह से यहां पर कुछ दिक्कतें आ रही है, हम लैंड अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आइंदा वक्त में इसमें बदलाव आएगा, यानी कानून बदले दिए जाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आज का ऐलान था। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने हवाला दिया है, यानी जो काम किया है उसका उन्होंने हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि यूएई का एक ग्रुप श्रीनगर में 10 लाख स्क्वायर फुट का एक मॉल बना रहे हैं, सेमपुरा में, आपको याद भी होगा, जिसकी इनॉग्रेशन भी हुई है। मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि वो यूएई का एक ग्रुप बना रहे हैं और उसमें 10 लाख स्क्वायर फुट का एरिया होगा, यानी बहुत बड़ा मॉल होगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये कोई आम मॉल नहीं होगा, बल्कि नॉर्थ इंडिया के अंदर, पूरे शुमाली हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर बनने वाला ये मॉल सबसे बड़ा होगा, और ये इंटरनेशनल एफडीआई इन्वेस्टमेंट यहां पर होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि श्रीनगर के अंदर, चूंकि यहाँ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस तो हैं ही, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी नवीयत का एक बड़ा और पहला हॉस्पिटल का जो मेडिकल कॉलेज है वो श्रीनगर के अंदर बनने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज में जहां पेशेंट्स को इलाज मुआवजा की सहूलियत दस्तयाब होगी, वहीं पर 150 एमबीबीएस सीटें भी यहां पर अलॉट की गई हैं, और 150 एमबीबीएस के जो बच्चे हैं वो यहां से तबी तालीम हासिल कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारे पास कई ऐसे प्रपोजल्स हैं जो अभी लाए में ही हैं, जिनको हमने अभी उठाया ही नहीं, जिस पर आगे काम किया जाएगा, ये उन्होंने यहां पर आज़म दोहराया है। किस तरह की बातें हैं, 70,000 करोड़ के आसपास के प्रपोजल हमारे पास हैं। आज जमीन पर 20,000 करोड़ से ज्यादा के काम हो रहे हैं। जमीन की दिक्कत है, मैं जानता हूं, कुछ पुराने कानूनों के कारण है, उन कानूनों को बदलने की कोशिश की जाए।
देश और दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां यहां दफ्तर खोलेंगी। मिली ट्रस्ट 1000 बेड का एक अस्पताल श्रीनगर में और 150 एमबीबीएस सीटों का मेडिकल कॉलेज बना रहा है। ऐसे अनेक प्रस्ताव अभी पाइपलाइन में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये जल्दी से जल्दी जमीन पर उतरेंगे और इस कोशिश में हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मैं पूरा तरह से यकीन है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आज हाईवे और टनल की परियोजनाएं यहां चल रही हैं। आप सबको मालूम है कि कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे मार्ग से जुड़ने जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने उरी तक रेल लाइन ले जाने का फैसला किया है। ये जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ नई चीजें हम खोज रहे हैं और खासतौर पर उन्होंने मिनरल्स का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मिनरल्स के अंदर यहाँ पर एक खजाना है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको हम ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वैली हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो या जम्मू के दूसरे खत्ते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लिथियम जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दुनिया में जम्मू व कश्मीर तीसरा ऐसा इलाका होगा जहां से लिथियम की प्रोडक्शन होगी। दुनिया के अंदर लिथियम के प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर का नाम होगा और इस हवाले से जो मामलात है उसको तय किया जा रहा है और बहुत जल्द इससे जो है एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में भी हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं और उन्होंने साबिका हुकूमतों की तनकीद भी की है। वैसे तो गवर्नर होकर उन्होंने साबिका हुकूमतों की तनकीद भी की है। क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। और यहाँ के नौजवानों तो भविष्य कैसे बन सकता है, और वो लोग कर रहे हैं जो जिनके जमाने स्कूल चलते ही। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर यहाँ के नौजवान को जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने का अवसर दिया ही जाएगा और वो मिलेगा, इसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर का या देश का मुस्तकबिल ये नौजवान बच्चे आने वाले दिनों में लिखेंगे और इसकी हर कोशिश की जाएगी। संयोग से कुछ ऐसे मिनरल्स हमारे पास हैं जिनको हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया। कश्मीर वैली में भी ऐसे मिनरल्स हैं। सफायर हमारे पास है किश्तवाड़ में, अभी रियासी में लिथियम। अब जो खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होता है, जब G3 लेवल का एक्सकेवेशन हो जाता है तब उस मिनरल का हम ऑक्शन करते हैं। संयोग से लिथियम G3 लेवल पर पहुंच गया है। दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे कि इसका ऑक्शन हो जाए। लिथियम दुनिया में लिथियम के तीसरे नंबर के हम उत्पादनकर्ता बनने जा रहे हैं। केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को हम बदल सकते हैं और वो जितना पैसा आएगा वो भारत सरकार उसमें एक पैसा नहीं लेगी, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों की तकदीर को बदलने। चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं अमित शाह के उस बयान की जो उन्होंने आर्टिकल 370 के हवाले से किया है। हालांकि ये आर्टिकल 5 अगस्त साल 2019 को ही एब्रोगेट किया गया है, इसे खत्म किया जा चुका है, लेकिन इसकी चर्चाएं अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे एक खेमा इसे एब्रोगेट करने के बाद जश्न भी मना रहे हैं और इसे एक बड़ी अचीवमेंट तस्वर भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी खेमे के अंदर पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं या जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या यहाँ की जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो इस पर अफसोस ही कर रहे हैं कि इससे गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया है। बहरहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जेर गौर है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी कुछ भी आ सकता है, यानी हक में भी आ सकता है और खिलाफ भी आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि 370 का मामला सियासी गलियारों में आज भी जिंदा है। अमित शाह साहब ने जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि 370 का जो लफ्ज था वो आईन हिंद के अंदर आर्जी इसलिए रखा गया था और उसे दानिशमंदाना तौर से रखा गया, सोच समझ कर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने या उस वक्त के जो तख्लीकार थे उसके उन्होंने ये समझ के रखा था कि ये कुछ वक्त के लिए है, यानी ये आर्जी बुनियादों पर है, इसे परमानेंट नहीं रखना। उन्होंने कहा कि अगर ये परमानेंट करना ही होता तो फिर आगे इसे परमानेंट क्यों नहीं किया गया।
अमित शाह साहब ने यह भी कहा कि यह सिर्फ उतनी ही बात नहीं है, बल्कि आईन हिंद के अंदर इसे शामिल करने से पहले जो डिलिब्रेशंस अलग अलग हुई हैं उसका कोई खाका भी नहीं है, कहीं पर कोई फोटो स्टेट भी नहीं है, कोई तहरीर भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और यही सवाल जब हमने सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से पूछा तो उन्होंने इस पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह साहब बात क्या कर रहे हैं। तारिगामी ने कहा कि अमित शाह साहब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस आग्रह सेन आनंद की वो किताब जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स डेवलपमेंट एंड कंटेंट्स, उसका मुताला करें। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह साहब को यह ज्ञान नहीं है, हिस्ट्री पता नहीं है, तो वो ये किताब पढ़ें और उन्हें समझ आ जाएगा, जिसमें यह साफ साफ कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को जब आईन हिंद यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वसातत से और उस वक्त सरदार पटेल ने भी कहा है कि इलाहा की बुनियाद पर आईनी हैसियत को वज़ा किया गया है मुल्की आईन के साथ। उसकी दलील यह लिखी गई है कि यह क्लॉज तब तक आर्जी है जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली इसकी तौसीक नहीं करेगी। यानी जो शक-व-शुबहात अमित शाह साहब की जनब से छोड़े गए हैं या जो सवालात उनकी जनब से पूछे गए हैं कि इसे आर्जी क्यों रखा गया था, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स डेवलपमेंट एंड कंटेंट्स के हवाले से हवाला देते हैं, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस आग्रह सेन की किताब है। उसका हवाला देते हुए कहा है कि यह दरअसल इसलिए आर्जी रखा गया था कि जब तक न इसको जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तौसीक करेगी, तस्लीम करेगी, तब तक ये मामला आर्जी है। और जब इसे तौसीक किया गया तो उसके बाद यह परमानेंट बन गया। ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का ख्याल है। तब उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली से तौसीक न करी और अगर सदर हिंद भी कभी इससे हटाना चाहे, यानी जो साबिका जस्टिस की किताब है उसने भी इसमें लिखा है कि अगर सदर हिंद भी कभी इसे हटाना चाहे तो वो तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक न जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्करेंस इसमें हो। यानी जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पावरफुल थी और उन्हीं को ये इख्तियार था कि वो अगर इसमें कोई चेंज लाते या कोई किसी तरह की मॉडिफिकेशन करते। उन्होंने कहा कि आज इसके रिकॉर्ड पर सवालात उठाने वाले यानी निशाना अमित शाह साहब या बीजेपी की पार्टी या दीगर लोग। उन्होंने कहा कि आज के रिकॉर्ड पर सवाल उठाने वाले और खासकर अहम ओहदों पर फाइज हुक्मरानों को चाहिए कि वो तारीख के अवराक का मुताला करे और उस आईनी रिश्ते को खराब ना करे जो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के दरमियान है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरे सामने एक किताब है यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स डेवलपमेंट एंड कमेंट्स। किसी और ने लिखी नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जस्टिस आग्रह सेन आनंद। इस किताब का मुताला कर ले, क्या लिखा है। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली की वसातत से, और उस वक्त भी सरदार पटेल जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रहे हैं उनका कहना था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बुनियाद पर आईनी पोजीशन को दर्ज किया गया, वज़ाह किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ। यह जरूर है, ये कहा गया कि ये आर्जी है, लेकिन आगे इसका मुताला करना जरूरी होगा। शक नंबर 3 इसी 370 के बारे में जो पूरी दलील दर्ज है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज में, उसमें क्या लिखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तब तक आर्जी है जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की इसकी तौसीक न करें, और अगर कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये चाहे इसको हटा नहीं सकते प्रेसिडेंट साहब भी जब तक अप्रूवल न मिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं कहना चाहूंगा, दोहराऊंगा,
कि जहां तक जम्मू कश्मीर और यूनियन के साथ आईनी रिश्तों का ताल्लुक है, वो आईनी रिश्ते वज़ा हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है 370 के जरिए, जिसका अप्रूवल मिला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जिसे खारिज किया जा सकता है, हज़फ किया जा सकता है तब ही जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसका अप्रूवल दे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इसकी तवसीह कर दी, और साथ ही साथ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने डेलिब्रेशंस को पूरा किया, एक और कानून एक और आईन वज़ा किया, जम्मू कश्मीर का आईन, जिसको रात के अंधेरे में हटाया गया। और फिर हमें यह कहा जाए कि इसका रिकॉर्ड ही नहीं। मैं बसद एहतराम हुक्मरानों से ये कहूंगा, बड़े अहदों पर बड़ी जिम्मेदारियां संभालने वाले बड़े लीडरों से ये गुजारिश कर लूंगा, मेरी खातिर नहीं, तारीख का मुताला कर लें, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का मुताला करें, और इस रिश्ते को नुकसान ना पहुंचाए जिसको वज़ा किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, जिसकी तौसीक की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, और 370 का वजूद इन्हीं डिलिब्रेशंस की वजह से है। इसे हटाया नहीं जा सकता, रात के अंधेरे में भी नहीं, मैनिपुलेशंस के जरिए नहीं, झूठ फैलाने से नहीं, मनमानी से नहीं। यह सवाल नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए कुछ मेहरबानी करे कोई। मैं मुल्क के आईन साज, आईन की कदर करने वाले मुहिब वतन अवाम से भी यही अपील कर लूंगा, दानिश्वरों से अपील कर लूंगा, इंस्टीट्यूशंस में बैठे लोगों से भी अपील कर लूंगा, जो तब हुआ 5 अगस्त 2019 को, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के हुकूक पर चोट नहीं है, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है जम्मू कश्मीर की इंडियन यूनियन के साथ, उस पर चोट आई है, बड़ा नुकसान है। कब ये समझ आ जाए, कब ये तमीज पैदा हो हम सब में कि हम जांच ले और हकाइक को जुटलाकर मस करके कहीं ना कहीं ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी का अपनी ऑब्जर्वेशन देती है, अपने मामला देती है, और जो 370 की बहाली के हक में है वो अपने अंदाज से कानून को भी पढ़ते हैं, आइन को भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो सियासी मंजरनामा है वो डिवाइडेड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या है अभी तक के, वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग है जो 4 मई साल 4 अप्रैल 2018 की है, और उसमें एक कोर्ट केस की समाअत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही थी, जिसमें उस वक्त के जो मारूफ जज थे, जिसमें जस्टिस आदर्श के गोयल एंड आरिफ नरिमान दोनों एक केस की समाअत कर रहे थे, और जो दरख्वास्त थी वो थी कुमारी विजय लक्ष्मी झा की, और कुमारी लक्ष्मी झा की ये अपील थी कोर्ट से कि जो 370 आईनी हिंद में शामिल है इसको मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाए, क्योंकि ये आर्जी था, और जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हुई तो उसके बाद ये स्टेटस भी खत्म हुआ। लेकिन उस वक्त जो 2 जजेस थे उन्होंने अपनी ये ऑब्जर्वेशंस दी है, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें कहा गया था कि आज की तारीख में इस 370 ने परमानेंट स्टेटस इख्तियार किया है। ये 2018 की ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ऑब्जर्वेशंस की बात कर रही हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि
स्टेट बैंक वर्सेस संतोष आनंद के केस में भी उस वक्त के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की थी और कहा था कि इस मामले में भी कोर्ट की यह ऑब्जर्वेशन है कि आर्टिकल 370 अब आर्जी नहीं बल्कि इसने जो शक्ल इख्तियार की है वो परमानेंट है और सदर हिंद भी इसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं कर सकता है। बहरहाल मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है और इससे फुल बेंच को भेज दिया, आईनी बेंच को भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आईनी बेंच इस पर क्या कुछ करता है, क्योंकि फैसला आखिरकार वही हतमी होगा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानब से आएगा। इधर से खबर आ रही है कि एडीजी पुलिस अभी श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हम आपको सीधे ले चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किस हवाले से है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहां पर किया जा रहा है। हम आपको पुलिस हेडक्वार्टर लेने की कोशिश करेंगे। जी हां, हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। भट्ट और आयुब भट्ट, जावेद भट्ट जो हैं अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्लाह भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिनावाला। दूसरा जो है वो जहूर अहमद भट्ट कोड बिलाल और ये लेट मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं, ये भी बटमलू के रहने वाले। पहले वाले जो है वो नटीपुरा श्रीनगर के हैं। अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए, नेपाल में पोखरा में काफी दिन छिपके रहे इधर उधर। तो आज उनको पकड़ा गया है और सीबीआई टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। अब वो दे विल फेस द ट्रायल। 5 में से 2 ऑलरेडी गुजर चुके हैं, एक जेल में है, लाइफ सेंटेंस काट रहा है, जिसकी लाइफ सेंटेंस को उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड करा है। तो आयुब डार जो है वो ही विल रिमेन फॉर हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द जेल। अभी बाकी जो ये दोनों पकड़े गए हैं, जो भगोड़े थे, जो अब्सकंडर थे, अब वो ट्रायल फेस करेंगे। इसके साथ मीरवाइज साहब की कत्ल का जो है सभी अक्यूज्ड जो है वो दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज दे से इन इंग्लिश। इतना ही कहना था आज की प्रेस ब्रीफिंग में। थैंक यू। इनके नाम आप दोबारा बोलेंगे? अयूब डार। मैं आप सब लोगों को पीसीआर की ईमेल की एड्रेस लिस्ट में आप होंगे जरूर, तो पर फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। जावेद अहमद भट्ट कोड अजमल खान, सन ऑफ लेट हबीबुल्लाह भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिनावाला, एट प्रेजेंट आजाद बस्ती नटीपुरा श्रीनगर। दूसरे का नाम है जहूर अहमद भट्ट। एक्चुअली जो ट्रिगर चलाने वाला है वो जहूर है, जो बेडरूम में गया था। कोड बिलाल, सन ऑफ लेट मोहम्मद रमजान भट्ट रेजिडेंट ऑफ डंडर शाह, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, बटमालू श्रीनगर। तो ये एसआईए की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इंटेलिजेंस जनरेट हुआ था। तो इस इंटेलिजेंस को आगे डेवलप करके हमने अभी सीबीआई की मदद कर दी, उनकी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ के उनके हवाले कर दी, ताकि वो जस्टिस के सामने आए, जस्टिस फेस करे और बाकी की जो ट्रायल है, वो जो ट्रायल से भागे थे, अब वो ट्रायल को सामना करें। थैंक यू। हमने कहा कि एसआईए की इंटेलिजेंस के जरिए, हमने ऑपरेशन के जरिए हमने पकड़ा और पकड़ के अभी सीबीआई को इन्फॉर्म किया। सीबीआई की टीम आ चुकी है, अब उनको हमने हैंडओवर कर चुके हैं। अब वो ले जाएंगे, उनकी बाकी की कार्रवाई वो आगे करेंगे। नहीं, ये सारी डिटेल्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन वो आगे करेंगे। अभी वो हम आपको प्रेस ब्रीफिंग में इतना ही कर पाएंगे, बाकी जो है वो करेंगे। थैंक यू। चलिए, आप आर स्वैन को सुन रहे थे, जिनका कहना था कि 90 की दिहाई में जो मीरवाइज फारूक का जो कत्ल हुआ था और उसमें जो मुलविसिन थे उसमें 2 बच्चे थे और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और वो अभी पुलिस के पास है। ये स्पेशल डीआईजी आर स्वैन जो है वो बता रहे थे। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए इजाजत, इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।